सेल का काम है क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को पंप करना, इलेक्ट्रॉन को पंप करके दौड़ाना, ठीक है, उसको एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन दौड़ना। एक्स का जो वैल्यू आया है, इधर वाले सरफेस पे जो चार्ज आया है वो आया है Q1 माइनस Q2 और इस प्लेट के इधर वाले सरफेस पे जो चार्ज है, हम यानी आमने सामने जो चार्ज है इस पे y है, ये y का वैल्यू आया माइनस। स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट में। तो आज मैं फिजिक्स का क्लास 12 के लिए और जेई के लिए भी और नीट के लिए भी हमने आपके लिए लाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके बहुत सारे लेक्चर हम लोगों ने कर चुका है पहले भी, और हम लोग इससे पहले कैपेसिटर के बारे में समझे थे और सिंगल कंडक्टर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा था, और स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है ये भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। बच्चों सिंगल कंडक्टर सिस्टम जो होता है वो सिंगल कंडक्टर सिस्टम एक्चुअली में एनर्जी को बॉन्ड करके नहीं रख पाता है। सवाल तो ये भी है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं डबल कंडक्टर सिस्टम। तो सिंगल कंडक्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम विद सिंगल कंडक्टर सिस्टम, सिंगल कंडक्टर सिस्टम। देखो इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया था, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर है मान लीजिए, वही एक सिंगल कंडक्टर सिस्टम जिस पे मैंने क्यों चार्ज दे दिया, एक तो चार्ज देने में हालत खराब हो गई, ठीक है। इसका जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों वो होता है Q बाई V के बराबर। मान लीजिए इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, V के बराबर। अब जो ये कैपेसिटेंस होता है ये वेरी लो होता है, वेरी लो, बहुत छोटा, ठीक है। क्योंकि इसका अगर रेडियस भी बड़ा कर दिया जाए तो इसका कैपेसिटेंस हम लोगों ने देखा था कि बहुत ही छोटा निकलता है, वेरी लो कैपेसिटेंस, वेरी लो कैपेसिटेंस, ठीक है। और दूसरी बात ये थी, पहली बात तो ये कि तुम देखो, सेकेंड बात ये थी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। आप जानते हो आउटवर्ड फील्ड होगा, ऐसा सिंगल, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है ये मीडियम में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। ये पूरी तरह से बंधा हुआ नहीं है, एक जगह एकत्रित नहीं है, इकट्ठा नहीं है। ये एनर्जी को एक साथ बांध करके नहीं रख पा रहा है। तो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मीडियम। कहने का मतलब कि एनर्जी बॉन्डेड नहीं है बच्चों, एनर्जी बॉन्डेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी को पूरा बांध के रखा है। अगर कोई इधर कोई चार्ज आया तो ये इसको धक्का मार के, इसको जैसे पॉजिटिव कोई चार्ज आएगा तो ये इसको रिपेल करके इधर भेज देगा, यानी अपना एनर्जी ये इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो एनर्जी बटा हुआ है, लो जो आएगा चार्ज तुम भी एनर्जी लो, ये बांट रहा है तो इसके पास कुछ बचेगा? बेचारे के पास कुछ नहीं बचेगा। दैट इज एनर्जी इज नॉट बॉन्डेड, एनर्जी इज नॉट बॉन्डेड, एनर्जी बॉन्डेड नहीं है बच्चों। इसीलिए सिंगल कंडक्टर सिस्टम को थक हार के साइंटिस्ट सब ने छोड़ दिया, बोला ना ये नहीं काम करने वाला है, अब कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो नया सोचने के लिए इन्होंने क्या किया, मैं अभी बताता हूं बच्चों। नया सोचने के लिए एक नया कैपेसिटर लाया जिसको इन लोगों ने नाम दिया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों यही आज का टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों आया। सिंगल कंडक्टर सिस्टम से ज्यादा अच्छा होता है डबल कंडक्टर सिस्टम जो एनर्जी को बांध के रखता है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों, इसमें होता है दो प्लेट, खाने वाला प्लेट नहीं, दो कंडक्टर का प्लेट होगा और दोनों प्लेट को आमने सामने बच्चों ऐसे रख दिया जाता है, ठीक है। अब एक पे डाला जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक पे हम डालेंगे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज डाला जाएगा, ठीक है। ये दोनों पे चार्ज बच्चों इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, अनइक्वल चार्ज भी हो सकता है, अपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं, सेम चार्जेस भी हो सकते हैं। अभी हम आपको सिखा रहे हैं वो सीखिए। इस पर प्लस के चार्ज हमने दिया, इस पर दिया माइनस के चार्ज, ठीक है। और इस दोनों प्लेट का एरिया सेम भी हो सकता है बच्चों और डिफरेंट भी हो सकता है। मान लेते हैं इसके प्लेट का एरिया A1 है और इसके प्लेट का एरिया मान लो A2 है, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन हम कुछ मान लेते हैं, मान लिया मैंने D,
ठीक है। तो दो प्लेट को, दो कोई भी कंडक्टर का प्लेट होगा, उसको एकदम स्मॉल दूरी पे ऐसे रख देंगे, तो इस सिस्टम को बोलेंगे हम लोग ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। लेकिन दोनों के बीच का सेपरेशन बच्चों बहुत ही कम होना चाहिए। जैसे मैंने ये दोनों हाथ एकदम सटा दिया, अरे सटना नहीं चाहिए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होगा। तो ये जो प्लेट होगा बच्चों, वो किसी भी शेप और साइज का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर प्लेट हो या रेक्टेंगुलर प्लेट हो, जरूरी नहीं है, कोई भी शेप का हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक गोल वाला प्लेट लिया और गोल वाली प्लेट के सामने मैंने एक गोल वाला प्लेट रख दिया। इसको अलग अलग मत समझना, अलग अलग ही समझना। कहने का मतलब है कि प्लेट आपको ऐसे सामने से नहीं दिखा रहा हूं जो राउंड लगेगा आपको, इसको मैंने इधर घुमा दिया, दोनों प्लेट ऐसे रहेगा। किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है। हो सकता है ये कि एक रेक्टेंगुलर भी हो और दूसरा इसके सामने एक सर्कुलर प्लेट हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो किसी भी शेप और साइज के प्लेट को अगर किसी डिस्टेंस पर हम सेपरेट कर देते हैं और इसके बीच में जो बच्चों मीडियम होना चाहिए, ये मीडियम इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। ठीक है। दोनों के बीच में कोई कंडक्टिव मीडियम नहीं होना चाहिए। ऐसा मीडियम कोई ना हो कि जिसमें करंट पास कर जाए। ठीक है। जैसे इसके अंदर मान लो अभी कुछ नहीं है तो एयर मान लेता हूं, तो एयर में करंट पास नहीं करता है, तो एयर भी इंसुलेटिंग मीडियम हो गया। ठीक है। इसके बीच में मैंने प्लास्टिक रख दूं, कुछ भी रख दूं ऐसा, या कोई भी ऐसा मीडियम होना चाहिए जो इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए दोनों प्लेट के बीच में। ऐसे अरेंजमेंट को कहा जाता है बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हेन two plates of conductor, two plates of conductor of any shape and size, of any shape नहीं, shape and size, of any shape and size are placed parallel to each other, are placed parallel to each other। और दोनों के बीच में मीडियम क्या होना चाहिए बच्चों? इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। विद इंसुलेटिंग मीडियम, विद इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन देम, विद इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन देम, विद इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन देम। Then the arrangement is called parallel plate capacitor। Arrangement is called parallel plate capacitor। Parallel plate capacitor। ठीक है। तो किसी भी शेप एंड साइज के प्लेट को अगर हम पैरेलल रख दे विद स्मॉल सेपरेशन दोनों के बीच का बहुत ही कम होना चाहिए, और उसके बीच में जो मीडियम होना चाहिए बच्चों वो इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट को कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। तो इसमें हमने मान लिया है कि इस दोनों का जो एरिया है बच्चों, दोनों प्लेट का एरिया, ये प्लेट एरिया जो है वो अलग अलग है। ठीक है। और डी का जो वैल्यू है वो एरिया से बहुत ही कम होता है। एरिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन की, तो ये बहुत कम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप प्लेट को एकदम नजदीक रखो, तो बच्चों इतना बड़ा बड़ा प्लेट नहीं होता है। प्लेट का जो साइज होगा बच्चों, अगर मैं बनाऊं तो ऐसा बनेगा, ऐसा, इससे भी छोटा छोटा प्लेट रहता है, छोटा छोटा। अब इतना छोटा बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा प्लेट बनाया। ठीक है। अभी मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूं बच्चों कि दोनों प्लेट का जो एरिया है वो सेम है। दोनों प्लेट का एरिया जो है वो सेम है और दोनों एरिया इक्वल है ए के। ठीक है। और इक्वल और अपोजिट चार्जेस दोनों पे दिया गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे सर चार्ज कहां से डालोगे इसमें, चार्ज कैसे डालोगे, क्या चावल है जो थाली में डाल दूं, है कि नहीं? तो चार्ज को हम लोग कैसे इस प्लेट पे डालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। एक बैटरी ही एक सहारा है बाबा, एक सहारा है। ठीक है। ये दोनों प्लेट है, इस दोनों प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, एक सेल से कनेक्ट कर देंगे, सेल से कनेक्ट कर देंगे। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। सेल का काम क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को पंप करना, इलेक्ट्रॉन को पंप करके दौड़ाना। ठीक है। उसको एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। ठीक है। ये बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है, सेल एनर्जी सप्लाई करता है। अब इस प्लेट में से जो भी इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, वो इसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ दौड़ेगा। ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन दौड़ते 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 और इस प्लेट पे जाके ठहर जाएगा।
तो सारा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इस पे आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि ये लूज कर रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से दोनों प्लेट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के हो जाएंगे। जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उतना निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो गया, यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इस पे आ जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं बच्चों कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कैपेसिटेंस निकालने का मेथड क्या होता है। सबसे पहले बच्चों चार्ज दिया जाता है कैपेसिटर पे, उसके बाद अगर सिंगल कंडक्टर सिस्टम है, अगर एक ही कंडक्टर रहता हो तो पोटेंशियल निकालते हैं, अगर इसमें दो कंडक्टर है तो दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, यानी कि डेल वी का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करते थे जी भाई, डेल वी का फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है। तो आइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग, चलिए नेक्स्ट पेज में। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, क्या होगा। आओ बच्चों आज हम लोग इसे देखते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों कि पॉजिटिव प्लेट को हम लोग ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम लोग ऐसे दिखाएंगे। कैसे, ऐसे, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये दिखाएंगे ये नेगेटिव प्लेट है, ऐसा लाइन से दिखा देंगे। इसका मतलब समझना ये प्लेट, और ये नेगेटिव प्लेट का मतलब ये प्लेट समझना आप लोग, ठीक है। समझ जाओगे ना, समझ जाओगे, आगे देखते रहो, सारा चीज समझ में आएगा। चलो तो मैं यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने वाला हूं। मैंने यहाँ पे बना दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बीच में अभी मीडियम वैक्यूम है बच्चों, वैक्यूम निर्वात, इसके अंदर कुछ नहीं है, या मान लो एयर है, या मान लो एयर है। और इस पे मैंने चार्ज डाला प्लस क्यू, इस पे चार्ज डाला मैंने माइनस क्यू। दोनों का प्लेट एरिया बच्चों सेम है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन ये है डी के बराबर, यानी कि डी जो है बच्चों ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। हमने मान लिया कि डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, और ए को मैंने मान लिया एरिया ऑफ प्लेट है, एरिया ऑफ इच प्लेट, एरिया ऑफ इच प्लेट रे इच प्लेट, ठीक है। तो हम लोग इसके कैपेसिटेंस को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज तो मैंने दे दिया, अब क्या करना पड़ेगा, इस दोनों प्लेट के बीच का बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए याद करो हम लोग एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं, डेल वी इक्वल टू, याद करो मॉड ऑफ डेल वी इक्वल टू ई डी आर का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है, ई इंटू डी आर का। तो सॉरी ई इंटू डेल आर का, सॉरी बच्चों, सॉरी ई डॉट डेल आर का या ई डेल आर डायरेक्टली लगा सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली बच्चों क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन और डेल आर का डायरेक्शन सेम होगा, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में फील्ड निकालो बच्चों, बीच में, और ये काम हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। ये काम याद करो, इससे पहले वाले चैप्टर में ही कर लिए थे जब हम लोगों ने पढ़ा था सन 1765 ईस्वी में। नहीं, इससे पहले कुछ लेक्चर्स में, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण उसके आसपास फील्ड कितना होता है बच्चों, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट बीच में ऐसा लो, मैंने एक पॉइंट लिया भी, शहर आपने एक अंदर भी पॉइंट ले लिया, चलो यहां पे पॉइंट ले लिया बच्चों पी। अब इस पॉजिटिव प्लेट के कारण जो फील्ड होगा ये प्लेट से बाहर की तरफ होगा, इधर की तरफ, इसको मैंने बोल दिया ई प्लस। और इस नेगेटिव प्लेट के कारण भी यहां पे फील्ड होगा बच्चों, तो नेगेटिव प्लेट के कारण फील्ड प्लेट की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा इसको मैंने मान लिया ई माइनस, और दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में फील्ड है तो दोनों को फील्ड को हम लोग जोड़ देंगे। तो नेट फील्ड जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा ई प्लस प्लस ई माइनस, दोनों को जोड़ दो। अब इसके कारण भी फील्ड होगा, चूंकि ये इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज है। अब सोच रहे हो कि इनफाइनाइट कैसे है सर, ठीक है। तो देखो इनफाइनाइट कोई भी चीज किसी के रिस्पेक्ट में डिपेंड करता है बच्चों, यानी कि आप कोई भी चीज को कहां से देख रहे हो इस पे डिपेंड करता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर मैं
प्लेट को बहुत ही नजदीक कर दो, बहुत ही प्लेट को नजदीक कर दो, दोनों के बीच में बहुत ही कम सेपरेशन है, और इसके अंदर कोई कीड़ा है, मान लो ये घुस के देखेगा, इसको पूरा प्लेट ही प्लेट नजर आएगा, दुनिया में प्लेट ही प्लेट नजर आएगा जैसे। तो प्लेट इस कीड़े के लिए क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, यानी किसी पॉइंट के लिए, जो ऐसा पॉइंट जो इसके अंदर है, उस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज हो गया। जैसे बोर्ड को आप अभी कैमरा से देख रहे होगे, यानी कि वीडियो में देख रहे होगे, तो आपको पूरा बोर्ड फाइनाइट लग रहा होगा, पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हो इसका। लेकिन मैं इस बोर्ड को यहां से देखूं बच्चों, तो पूरा दुनिया में बोर्ड 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 नजर आएगा, ठीक है। लेकिन यहां से इस पॉइंट के लिए बोर्ड क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसी तरह आप जो देख रहे हो कि ये दोनों प्लेट्स बहुत ज्यादा दूरी पे है, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम दूरी पे रहता है। और अगर मैं बहुत कम दूरी पर फिगर बनाऊंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा, इसीलिए छुपाना भी नहीं आता और दिखाना भी नहीं आता। देखो जरा, ये छुपा हुआ ये पॉइंट है पीच में, कोई पॉइंट है पी। तो हम लोगों ने क्या किया, इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण फील्ड निकाला था इससे पहले वाले चैप्टर में, वो था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, और इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। दोनों के कारण सेम फील्ड होगा बच्चों, क्योंकि दोनों प्लेट आइडेंटिकल है। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और सिग्मा मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा के बदले हम रख देंगे क्यू बाय ए, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये निकला फील्ड इस दोनों प्लेट के बीच में। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं दोनों प्लेट के बीच का, तो ये हो जाएगा E इंटू डेल आर। डेल आर का मतलब हो गया बच्चों दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन। तो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन हो गया कितने के बराबर, डी के बराबर। तो E इंटू डी के बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, E का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल वी का वैल्यू। अब याद करो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, तो C बराबर फॉर्मूला होता है Q बाय डेल वी, Q बाय डेल वी। तो Q तो ठीक है, Q तो ठीक है जी, डेल वी का वैल्यू भी डाल दो, डेल वी है Q इंटू डी, Q इंटू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां से Q शहीद हो गया रे, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी ये होगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि है फॉर्मूला C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के बराबर। ये है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आ जाओ। देखो जरा, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये क्या है बच्चों, एरिया ऑफ प्लेट है, और D क्या है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच में जो परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलिए, तो ये हम लोग ऐसे डिराइव कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस कितना होगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना ही होगा। याद याद आ रहा है? जैसे मान लो एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन तो बनता है सर। मान लीजिए एक प्लेट है जिसका रेडियस है r के बराबर, इस पे मैंने हर जगह डाल दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसी के सामने एक प्लेट मैंने रख दिया जिस पर है नेगेटिव चार्ज, और इसका भी रेडियस वही है बच्चों, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन मैंने रख दिया d के बराबर। और अब निकालना है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस कितना होता है बच्चों, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के बराबर, ठीक है। तो ए मतलब हो गया प्लेट का एरिया, प्लेट का एरिया सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो भाई मैंने यहाँ पे ए के बदले पाई आर स्क्वायर रख दिया, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है, यानी इसके अंदर अगर कोई भी हम पॉइंट मानेंगे बच्चों, तो ये पॉइंट के लिए ये जो प्लेट होगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। इसमें आप एक चीज साफ साफ देख सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है ना चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, ये कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ प्लेट पे, ये कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे, यानी कि प्लेट के सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, सी बराबर इस तरह पढ़ाई का असर छोड़ जाऊंगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी है बच्चों। तो आपने साफ साफ देखा, आपने जी साफ साफ देखा सी प्रोपोर्शनल टू ए है, प्लेट का एरिया जितना बढ़ा देंगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है बच्चों,
डी, डिस्टेंस अगर प्लेट के बीच का बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, घट जाएगा नहीं घट जाएगा। ये कैपेसिटर पर कितना चार्ज है बच्चों, कंडक्टर पे कितना चार्ज है प्लेट पे, इस पर कैपेसिटेंस का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, ना ही उसके पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है बच्चों, लेकिन दोनों के रेशियो पे C बराबर Q बाई V होता है। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, फिक्स होता है। आप लोगों ने समझा है, आप लोगों ने जाना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने कर लिया था, सेम फॉर्मूला इसमें भी आता है। मैं इसलिए ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कि भैया इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा, इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा, सेम फॉर्मूला वही आता है बच्चों जो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए आया हुआ था। मान लीजिए दोनों के बीच का सेपरेशन D है, प्लेट एरिया A है, इस पर चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है जो कि है A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बराबर। तो एनर्जी इसमें कितना स्टोर होता है, इसके अंदर एनर्जी बॉन्ड हो जाता है बच्चों। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको कि सिंगल कंडक्टर सिस्टम में एनर्जी बंधा हुआ नहीं रहता है, लेकिन डबल कंडक्टर सिस्टम में एनर्जी बंधा हुआ रहेगा बच्चों। देखो कैसे, जैसे मान लो कि मैंने दो प्लेट लगाया, एक पे डाला मैंने प्लस 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 प्लस, दूसरे पे डाला मैंने माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों, ये माइनस से प्लस की तरफ होगा, माइनस से प्लस की तरफ होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा। क्या सोचा था तुमने कि ये होगा? अब देखो प्लस से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, माइनस पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। अब एनर्जी दोनों प्लेट के बीच में बंध गया, एनर्जी को जान ही नहीं दे रहा, चल बंधा रहा है एनर्जी। पूरे वॉल्यूम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट रहता है, अंदर में बाहर में कोई एनर्जी नहीं रहेगा, यानी दोनों प्लेट एनर्जी को घेर के रखा है। चल अब ठीक है, सिंगल था तो बेचारा वो मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। अब इसमें कितना एनर्जी होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, याद कीजिए, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला आया था Q स्क्वायर बाई 2C का, और एक फॉर्मूला आया था बच्चों QV बाई 2 का, QV बाई 2 का। ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें भी डिराइव कीजिएगा तो सेम चीज आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं जी, ये फॉर्मूला याद रखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, ये DC पांडे का क्वेश्चन है बच्चों। DC पांडे एक बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है फिजिक्स का। DC पांडे जी ने लिखा है कि अगर दो प्लेट के बीच का सेपरेशन है अभी D, और मुझे इसको 2D करना है, कितना करना है, 2D करना है, तो दोनों प्लेट के डिस्टेंस सेपरेट करने में, यानी 2D डिस्टेंस तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। फाइंड द वर्क डन to get, या to separate the plate, two plates up to distance 2D, डिस्टेंस 2D तक ले जाने में कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो देखो बच्चों, इसको एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। शुरू में देख लेते हैं कि दोनों प्लेट के बीच का एनर्जी क्या है, और जब हम इसको सेपरेट कर दिए तो एनर्जी कितना आ गया। ठीक है, एनर्जी कितना आ गया। अब ये फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को घटा देंगे तो वर्क डन मिल जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, आप पढ़े होंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो शुरू में जो इसके पास एनर्जी होगा बच्चों, शुरू में इसके पास कितना एनर्जी होगा, UI बराबर, एनर्जी का फॉर्मूला 3 था बच्चों। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, और एक हम लोगों ने पढ़ा है Q बाई 2V के बराबर, सॉरी QV बाई 2 के बराबर, ये पढ़ा है हम लोगों ने। अब बच्चों इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, तो आप इसमें से एक चीज देखो जी, कि एनर्जी का जो वैल्यू चेंज करेगा, अगर सेपरेशन बढ़ाने से देखो, यहां 3 टर्म है, C Q एंड V, 3 टर्म है। इसमें कोई भी फॉर्मूला में 2-2 टर्म करके दिया हुआ है, इसमें CV है, इसमें QC है, इसमें QV है। अब आप एक चीज देखो कि कोई एक टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, कोई एक टर्म जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, अगर हम डी सेपरेशन से इस दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन 2D करेंगे तो। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे डी से 2D डिस्टेंस कर दोगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस तो चेंज होने वाला है नहीं, कि चेंज होने वाला है जी सर, कैपेसिटेंस चेंज होगा, क्योंकि अभी अभी आपने बताया था कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D।
क्योंकि सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के बराबर। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा बच्चों ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के बराबर, जबकि इसका कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट और बीच में सेपरेशन जो है दोनों के बीच का वो कितना है 2d, तो 2d हो जाएगा। यानी दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग होगा बच्चों, ठीक है। तो चार्ज दोनों पे लेकिन सेपरेट करने से बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज कर जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज कर जाता है लेकिन चार्ज चेंज नहीं करेगा। यानी Q और C वाला फॉर्मूला आप लगाइए, C चेंज कर जाएगा, Q नहीं चेंज करता है। तो UI बराबर हो जाएगा बच्चों Q स्क्वायर बाय 2C के बराबर है। तो शुरू में चार्ज तो Q स्क्वायर है, ठीक है, और C का वैल्यू शुरू में कितना है देख लो, ये इनिशियल कैपेसिटेंस है और ये फाइनल कैपेसिटेंस है CF है। ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर, दैट इज ये हो जाएगा Q स्क्वायर इंटू D बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए फाइनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये निकाल लीजिए। इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगाओ Q स्क्वायर बाय 2C, लेकिन इस बार चार्ज तो यही लेना है बच्चों, Q ही लेना है, Q स्क्वायर बाय 2, लेकिन इस बार जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, 2 और 2 मारा जाएगा और बचेगा Q स्क्वायर D बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Therefore वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन होता है डेल यू के बराबर, और ये वर्क डन हम लोग एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा निकाल रहे हैं। कितना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होगा, ये हो जाएगा बच्चों UF माइनस UI के बराबर, ठीक है। तो UF का वैल्यू हो गया Q स्क्वायर D बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर D बाई A एप्सिलॉन नॉट माइनस UI का वैल्यू हो जाएगा बच्चों Q स्क्वायर D बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर D बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और ये घटाओगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर D बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इतना वर्क डन बच्चों करना पड़ेगा। डी सेपरेशन से दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन 2D करने में इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, एक चीज और सोचे जरा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस प्लेट एक दूसरे को बच्चों एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करना, तो हमें इसको जबरदस्ती ले जाना है इधर की तरफ, यानी हम लोग इस सिस्टम के अगेंस्ट में काम करेंगे। इधर का इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर है, मुझे उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको सेपरेट करने के लिए। अब दोनों प्लेट के बीच का फोर्स कितना होता है बच्चों, उसको भी हम लोग देखते हैं, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच का फोर्स कितना होगा, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जी सर, अट्रैक्ट तो करेगा, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा। ये माइनस वाला पॉजिटिव प्लेट को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, और ये माइनस वाला को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगा, यानी दोनों में अट्रैक्शन होगा बच्चों, और दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएगा। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है डी के बराबर। क्या आपके घर में चिंकी है, क्या आपके घर में कैपेसिटर है? बिल्कुल है बच्चों, फैन में लगा होगा कैपेसिटर, देख लो, ठीक है। चलो दोनों प्लेट के बीच का फोर्स निकालने जा रहे हैं। तो फोर्स निकालने के लिए ये K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, इसे निकल जाएगा। K Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू Q बाय दोनों के बीच दो डिस्टेंस है D का स्क्वायर, हो गया फोर्स। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ये पॉइंट चार्ज नहीं है बच्चों, ये थिन शीट ऑफ चार्ज है, और थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए ये कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एप्लीकेबल है जब दो चार्ज पॉइंट चार्ज हो, तभी आप कूलम्ब्स फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये फॉर्मूला हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल गलत। तो क्या करें सर, तो फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। फील्ड वाला क्या, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा इस प्लेट के पास, इस प्लेट के बहुत नजदीक जो फील्ड होगा बच्चों, वो कितना होगा पहले ये निकालो, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट के फील्ड में नेगेटिव प्लेट है, और नेगेटिव प्लेट का भी जो अपना फील्ड होगा उसमें पॉजिटिव प्लेट है। तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण यहाँ पे फील्ड निकालो, यानी कि E प्लस, यहाँ पे प्लेट के नजदीक निकालो, क्योंकि प्लस चार्ज के कारण जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा वही इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा, फील्ड नियर नेगेटिव प्लेट्स, फील्ड नियर नेगेटिव प्लेट ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट कितना होगा, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट कितना होगा बच्चों, पहले ये निकाल लेते हैं, ये कितना होगा। तो फील्ड नियर नेगेटिव प्लेट जो होगा बच्चों यहाँ पे किसके कारण, पॉजिटिव प्लेट के कारण, तो ये तो थिन शीट ऑफ चार्ज है, थिन शीट ऑफ चार्ज, थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण, इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण बच्चों जो फील्ड होता है
इसका फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हो, यानी प्लस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। आप सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने लगा दिया, यानी फील्ड होगा Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। अब ये फील्ड क्या करेगा, ये फील्ड होगा किधर की तरफ, ये फील्ड होगा इधर की तरफ। मैंने ये क्यों काट दिया, ये क्यों काट दिया रे, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर होगा, इसको मैंने क्या मान लिया E प्लस, यहाँ पे फील्ड मैंने क्या मान लिया E प्लस मान लिया। अब ये फील्ड में कौन रखा हुआ है बच्चों, नेगेटिव प्लेट, तो नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई के बराबर, चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पे जितना चार्ज होगा उसको फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर क्यू ई। और ये क्यू ई किसके कारण होगा, पॉजिटिव प्लेट के कारण। अब ये कितने के बराबर है, ई प्लस का मान देख लो, Q इंटू क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया बच्चों Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये निकला, जितना फोर्स पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट पर लगाएगा, नेगेटिव प्लेट भी पॉजिटिव प्लेट पर उतना ही फोर्स लगाएगा। इस चीज को समझो, यानी दोनों प्लेट के बीच में होगा अट्रैक्शन और दोनों प्लेट एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। ये हो गया फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते जाओ, सारा चीज समझ में आता जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, इस फॉर्मूला पे F बराबर Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इस पे देख लेते हैं एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब। प्लस Q चार्ज है इस पे, माइनस Q चार्ज है इस पे, मैं दीवाना हूं जाने जाना। अरे अचानक से सर क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ बच्चों, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। पॉजिटिव प्लेट ये है, ये नेगेटिव प्लेट है, और ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, और नेगेटिव प्लेट जो है बच्चों ये एक स्प्रिंग से लगा हुआ है, कनेक्टेड है, और स्प्रिंग यहाँ पे फिक्स है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K। आपको निकालना है फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। कहने का मतलब ये है कि जब प्लस और माइनस प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो निगेटिव, ये तो फिक्स है, पॉजिटिव प्लेट फिक्स है, नेगेटिव प्लेट इधर की तरफ दौड़ेगा। मान लो नेगेटिव प्लेट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया निगेटिव प्लेट, ठीक है, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा बच्चों, स्प्रिंग थोड़ा सा तन जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा स्प्रिंग। कितना एलोंगेशन होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो जरा, नेगेटिव प्लेट पर जो फोर्स लगेगा बच्चों ये इधर लगेगा। ठीक है, नेगेटिव प्लेट पर इधर फोर्स लगने से स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इस साइड, क्योंकि स्प्रिंग को अगर आप इधर खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। लेकिन कुछ दूरी के बाद नेगेटिव प्लेट रुक जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन जब हो जाएगा, स्प्रिंग में मैक्सिमम जितना तन जाएगा ये इस फोर्स के बराबर हो जाएगा। यानी फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होगा ये फोर्स किस फोर्स के बराबर हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इधर की तरफ अभी हम लोगों ने देखा कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है Q स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट। ये बराबर हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स के। स्प्रिंग फोर्स आप लोग बखूबी जानते हो, ये कितने के बराबर हो जाएगा, kx के बराबर हो जाएगा। ये प्लेट को, नेगेटिव प्लेट को ये पॉजिटिव प्लेट जितना फोर्स के साथ खींचेगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स उधर की तरफ लग जाएगा। समझ रहे हो। तो यहां से बच्चों x निकाल लेना है, x का वैल्यू हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2a k एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा मैक्सिमम एलोंगेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। चलो अब बच्चों हम लोगों को ये देखना है, हम लोगों को क्या देखना है सर, एनर्जी डेंसिटी देखना है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा। तो एनर्जी डेंसिटी पहले समझ लेते हैं किसको बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं सर। तो देखो बच्चों, हमारे पास है एक पॉजिटिव प्लेट, ये है पॉजिटिव प्लेट जिसपे प्लस चार्ज है, और एक है हमारे पास नेगेटिव प्लेट। जानम देख लो मिट गए दूरियां, मैं यहाँ हूँ, मैं यही हूँ बच्चों, मैं यही हूँ। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है d के बराबर।
अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एनर्जी है कहां? एनर्जी एक्चुअली में है कहां? तो बच्चों अगर मैं इसको ऐसा मान लूं कि ये एक क्यूबाइड है, ये क्या है? क्यूबाइड। इस क्यूबाइड में पूरा एनर्जी भरा पड़ा है, लाइंस ऑफ फोर्स प्लस से किधर की तरफ होगा? माइनस की तरफ होगा। पूरा एनर्जी इसी क्यूबाइड के अंदर बंद है, ठीक है। एनर्जी जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे क्यूबाइड के अंदर है। अब उस पूरे क्यूबाइड के अंदर अगर है एनर्जी, तो अगर हम कोई भी एक ऐसा यूनिट वॉल्यूम इसमें ले, यूनिट वॉल्यूम मतलब छोटा सा वॉल्यूम ले, जिसका वॉल्यूम होना चाहिए या तो 1 मीटर क्यूब होना चाहिए या 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए। इस यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, उसी एनर्जी को बोलते हैं बच्चों एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, अगर मुझे यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी पता चल जाए तो पूरे कैपेसिटर में यानी पूरे क्यूबाइड के अंदर कितना एनर्जी है ये पता चल जाएगा, या कितना वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी को बच्चों हम डिनोट कर देते हैं ईडी से। और ये क्या होता है? ईडी क्या होता है? ईडी क्या होता है सर? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, एनर्जी को यू से नोट करेंगे, वॉल्यूम को वी से नोट करेंगे, ठीक है। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन है डी, इसका प्लेट एरिया है ए के बराबर, और इसका कैपेसिटेंस सब लोग मान लेते हैं बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट बाय सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के बराबर है। मान क्या लेते हैं होता ही है, तो U बराबर हो जाएगा बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, हाफ CV स्क्वायर के बराबर होता है, बट्टा ये वॉल्यूम है बच्चों, नीचे में क्या है? वॉल्यूम। अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम का यहां से भी आप निकाल सकते हो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ध्यान देना, हाफ CV स्क्वायर। इस प्लेट का, इस पूरे क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? ये जो क्यूबाइड बन रहा है, इस क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने के लिए पहले इस प्लेट का एरिया निकाल लो, एरिया दिया हुआ है ए के बराबर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे क्यूबाइड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ के बराबर, ये होता है। अब जरा देखो कि CV स्क्वायर बाय, एक्चुअली में ये क्या आ रहा है? CV स्क्वायर बाय 2AD के बराबर आ रहा है। अब मैं यदि यहाँ पे C का फॉर्मूला रख दूं, C का फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ये देखो जरा, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा C के बदले मैं रखने जा रहा हूं A एप्सिलॉन नॉट बाय D। उसके बाद है V स्क्वायर और बट्टे में है 2AD के बराबर। क्लियर है? तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है? ए और ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहां पे बचेगा एप्सिलॉन नॉट बाय 2, और ये V स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये D इंटू डी कितना हो जाएगा? D स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, अच्छे से। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हाफ, और यहां मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन, और V बाय D का स्क्वायर मैं कर सकता हूं, V बाय D का स्क्वायर एक साथ लिख दिया मैंने। अब बताओ इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, वो कितने के बराबर होगा? V बाय D के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। क्योंकि याद करो फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है V बराबर E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड में रिलेशन होता है। तो यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V बाय D, यानी V बाय D के बदले मैं E लिखने जा रहा हूं, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा शायद? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, E का स्क्वायर। E किसके बदले मैंने रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय D के बदले, सिंस E इक्वल टू V बाय D होता है। ये हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसी को कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी बच्चों। एनर्जी डेंसिटी बताता है कि यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में एनर्जी का वैल्यू होगा, एनर्जी का वैल्यू होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो आप निकाल सकते हो 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर,
यानी अगर आप निकालना चाहते हो 3 मीटर क्यूब में, 4 मीटर क्यूब में, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी कि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते जाइए एनर्जी डेंसिटी को, तो आपको एनर्जी मिलता जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है। अब आते हैं एक लास्ट टॉपिक पे बच्चों, एक लास्ट टॉपिक पे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखना। यह है कि व्हेन अनइक्वल चार्ज इज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर मान लो क्या मान लो सर, सपोज करो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट है और एक और है जो इसके सामने है, एक और है इसके सामने है, ये पैरेलल प्लेट है, ठीक है। अब बच्चों मैंने सपोज करो इस पे चार्ज दे दिया Q1 और इस पे चार्ज दे दिया Q2, ठीक है, और दोनों प्लेट को एकदम नजदीक सटा दिया है, ठीक है। अब यहां पे बच्चों क्या होगा, क्या ये एक कैपेसिटर बनेगा? क्या ये कैपेसिटर बनेगा? अब हम लोग को ये देखना है, ठीक है, कैपेसिटर बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो कैसा बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? अरे देखो बच्चों, अगर ऐसा आपको दिया हुआ है कि दो चार्ज जो है अनइक्वल चार्जेस दिया हुआ है दोनों प्लेट पे। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि एक पे प्लस चार्ज रहेगा, दूसरा पे माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज रहेगा दो प्लेट पे, तो वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ। लेकिन ये भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ बच्चों, ये भी एक, विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं कर सकता। देखो एक प्लेट पर Q1 चार्ज दिया है, दूसरे प्लेट पर Q2 चार्ज दिया है। अब प्लेट का तो दो भाग होता है बच्चों, प्लेट का कितना भाग होता है? दो भाग होता है। मैं कैसे प्लेट दिखाऊं, हाथ को ही दिखा देता हूं। देखो जैसे ये एक प्लेट है, इस पे मैंने देखा ये प्लेट है, इस पे चार्ज Q1 दिया गया है, तो प्लेट का दो भाग है, एक है ये भाग, एक है इसका पीछे वाला भाग। तो कुछ चार्ज इस पे रहेगा, कुछ चार्ज इस पे आएगा, क्योंकि जब दोनों प्लेट को नजदीक लाएंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और कुछ चार्ज प्लेट के इस भाग पे रहेगा और कुछ चार्ज इसके पीछे वाले भाग पे रहेगा, ठीक है। तो मान लो Q1 Q2 चार्ज दिया गया, अनइक्वल चार्ज दिया गया दोनों प्लेट पे, तो मान लेते हैं प्लेट का जो ये भाग है, सामने वाला भाग है, इस पे चार्ज है मान लो Q1, ठीक है। इस पे चार्ज कितना आ गया? Q1 आ गया। हमने इस पे कुछ चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया? कैपिटल Q1 चार्ज दिया, ठीक है। तो बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, इस पर मान लेते हैं चार्ज कितना आया? X आया, सपोज करो। इस प्लेट के सामने वाले सरफेस पे चार्ज आ गया, टोटल चार्ज कितना दिया गया है देख लो, Q1, टोटल चार्ज इस पे दिए Q1। अब इधर वाले सरफेस पे चार्ज मान लो कितना बचा? X। तो इधर वाले सरफेस पे चार्ज कितना आएगा? पीछे वाले सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? तो टोटल चार्ज हमने दिया था Q1, तो कुछ चार्ज चला गया इस भाग पे और कुछ चार्ज आएगा इस भाग पे, तो इस भाग पे चार्ज आ जाएगा Q1 माइनस X के बराबर। क्लियर? उसी तरह सेकंड प्लेट पे भी बच्चों क्या होगा? सेकंड प्लेट मान लो ये है, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। सेकंड प्लेट को कितना चार्ज दिया आपने? Q2। आपने कितना चार्ज दिया? Q2। तो कुछ चार्ज इस सरफेस के इस भाग पे रहेगा, कुछ चार्ज सरफेस के इस भाग पे रहेगा, यानी Q2 कुछ इधर रहेगा, कुछ इधर रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं Q2 इस सामने वाले सरफेस पे, यानी दोनों प्लेट जो आमने सामने है, तो इस पे तो मैंने मान लिया X, देख लो इस पे मान लिया X, इस पे मैं मान लेता हूं, इस पे चार्ज इधर की तरफ जो चार्ज है ये मान लेता हूं मैं Y। तो पीछे वाले सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q2 माइनस Y, क्योंकि Q2 चार्ज दिया गया था इसको, तो इधर वाले सरफेस पे हमने मान लिया Y है चार्ज, तो इधर वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा? Q2 माइनस Y। अब सवाल है कि X और Y का वैल्यू कैसे निकलेगा, कैसे पता चलेगा कि दोनों प्लेट जो आमने सामने है, तो आमने सामने वाला भाग पे कितना चार्ज है? इस पे X मान लिया है मैंने, इस पे Y मान लिया है, तो X Y निकलेगा कैसे? अब सवाल है निकलेगा कैसे, तो हमने क्या किया, आपने क्या किया सर? हमने थोड़ा सा प्लेट को मोटा बना लिया, मोटा भाई प्लेट को मैंने मोटा बना लिया। प्लेट की कुछ मोटाई है, सपोज करो प्लेट का कुछ थिकनेस है, सपोज करो थिकनेस, इस प्लेट का भी कुछ ना कुछ थिकनेस है। थोड़ा सा मोटा बना देता हूं प्लेट को मोटा बन जा रे, प्लेट मोटा बन जा रे, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। थोड़ा सा मोटा बन गया प्लेट, थोड़ा सा मोटा बन जा, ये भी थोड़ा सा प्लेट मोटा बन गया बच्चों, ये भी थोड़ा सा प्लेट मोटा बन गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मोटा बना देता हूं। ओहो कैसे हुआ ये? मैं दीवाना
बन गया हूँ, ये कैसी मोहब्बत है जिंदगी से। कुछ ज्यादा मोटा हो गया, चलो मैंने मान लिया कि ये प्लेट जो है ये थोड़ा सा मोटा है। मुझको तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, ये मान लेते थोड़ा सा मोटा प्लेट है, मोटा बेटा भाई है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर इतना मोटा प्लेट बनाने की क्या जरूरत थी। तो बच्चों इस मोटे प्लेट के अंदर चले जाओ, अंदर अंदर में एक पॉइंट मान लो ए, मोटे प्लेट के अंदर चले जाओ, मोटे प्लेट के अंदर मैंने एक पॉइंट मान लिया ए, और इस मोटे प्लेट के अंदर भी मैंने एक पॉइंट मान लिया बी, ठीक है। एक पॉइंट माना मैंने ए, एक पॉइंट माना मैंने बी। समझना बात को, नहीं समझे? नहीं समझे? मैं एक काम करता हूं बच्चों, सपोज करो ये है प्लेट जिसका थिकनेस है कुछ, ठीक है। अब मान लो ये कंडक्टर है, एक प्लेट ऐसा और है बच्चों, मान लो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट मैंने और मान लिया, दो प्लेट है, ठीक है। अब एक प्लेट से मेरा काम चल जाएगा, दो प्लेट को मैंने बहुत ही कम सेपरेशन पे, स्मॉल सेपरेशन पे इसको रख दिया है। अब बच्चों इसका जो थिकनेस है, मैंने थिकनेस थोड़ा सा दिखा दिया है, इतना मोटा नहीं है जितना मोटा ये दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए अब ये कंडक्टर है बच्चों, तो कंडक्टर है तो इसके अंदर में फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अंदर में फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। इस कंडक्टर के अंदर में मैंने मान लिया एक पॉइंट ए, वहां पे फील्ड क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। फील्ड क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, आप जानते हो। तो कोई भी कंडक्टर है, चार्ज पूरा सरफेस पे है, तो इसके अंदर में फील्ड जीरो होगा। तो इसके अंदर वाले भाग पे इधर मैंने कोई पॉइंट मान लिया ए, ठीक है। सेम कंडक्टर ये भी है, इसके अंदर भी मैंने एक पॉइंट मान लिया बी, कहीं भी एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। चलो चलो अब जरा ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों कंडक्टर के अंदर में तो फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब ए पॉइंट पे भी फील्ड जीरो होगा और बी पॉइंट पे भी फील्ड जीरो हो गया रे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चला गया ये फील्ड, ठीक है। अब दोनों पॉइंट पे जो फील्ड जीरो होगा बच्चों, इसका यूज करके हम इस प्लेट के सामने वाले सरफेस पे x माना है मैंने चार्ज, इस प्लेट के सामने वाले सरफेस पे y माना है, ये दोनों हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, ध्यान से कैसे देखेगा। यदि मैं फील्ड ए पर निकालूं कितना आएगा? ए पर, चलो ए पर फील्ड निकालते हैं पहले, पॉइंट ए पर, ठीक है। पॉइंट ए पर जो फील्ड आएगा बच्चों ध्यान से देखना, पॉइंट ए पर जो फील्ड आएगा, तो देखो सबसे पहले मैं एक बार और ये फिगर दिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। ये पहला प्लेट मैंने मान लिया, पहले प्लेट के इधर वाले सरफेस पे चार्ज है x और इधर वाले सरफेस पे चार्ज है q1 - x। ये दोनों चार्ज के कारण इसके अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड होगा, और चूंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, तो इस चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर कोई पॉइंट मानेंगे तो फील्ड बाहर की तरफ होगा, और इधर कोई पॉइंट मानेंगे तो फील्ड इधर की तरफ होगा। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ। इस जो चार्ज x माने हैं, इसके कारण अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड क्या होगा? इधर की तरफ होगा। और इसी अंदर वाले पॉइंट पे इस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा बच्चों, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे इधर की तरफ फील्ड बाहर की तरफ होगा, और कोई पॉइंट इधर ले तो इधर की तरफ होगा। अब इस चार्ज के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट पी अंदर में जो है वो इस साइड है, इस साइड, तो ये चार्ज से दूर की तरफ फील्ड होगा। तो कहने का मतलब ए पॉइंट पे इस x चार्ज के कारण फील्ड इधर की तरफ होगा, और q1 - x के कारण फील्ड इधर की तरफ होगा। ये होगा x चार्ज के कारण फील्ड, और ये फील्ड होगा, इसको ex मैं बोल देता हूं, और ये फील्ड होगा इधर की तरफ q - x चार्ज के कारण। क्लियर है चीज? तो इस चार्ज के कारण फील्ड इधर होगा x चार्ज के कारण, और q1 - x चार्ज के कारण फील्ड इधर की तरफ होगा। तो इधर वाले फील्ड को मैं पॉजिटिव बोलता हूं और इधर वाले फील्ड को मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, क्योंकि x डायरेक्शन इधर पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव। तो q1 - x के कारण फील्ड कितना होगा? अब हम लोग जानते हैं कि थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण जो फील्ड होता है बच्चों, ये पहले जान लो, थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण जो फील्ड होता है ये होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और सिग्मा का मतलब होता है चार्ज बाई एरिया, तो ये हो जाएगा q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं सारे चार्ज के लिए, ठीक है। q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट का, यानी चार्ज बट्टा एरिया 2 × a एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए जरा, पॉइंट ए पे बच्चों फील्ड निकालना है मुझे, पॉइंट ए पे, चलिए निकाला जाए। पॉइंट ए पे फील्ड कितना होगा?
तो पॉइंट ए पे मैंने अंदर में पॉइंट पी माना है, इधर वाले चार्ज के कारण अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड होगा इधर की तरफ, और इधर वाले चार्ज के कारण अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड होगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो Q माइनस एक्स यानी इस चार्ज के कारण फील्ड इधर होगा और इधर वाले चार्ज के कारण फील्ड इधर होगा। तो इस चार्ज के कारण फील्ड कितना होगा, तो पहले चार्ज रखो, चार्ज होगा Q माइनस एक्स बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये सब में सेम आएगा 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस, अब ये जो x है, x किधर है, x चार्ज इधर है और मेरे हाथ के अंदर में एक पॉइंट मान लो P अंदर में, तो इधर पॉजिटिव चार्ज के कारण इस साइड होगा फील्ड इधर की तरफ, और अंदर वाला पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट पे इस चार्ज के कारण फील्ड होगा इधर की तरफ, ये नेगेटिव होगा तो मैं इसको नेगेटिव डाल देता हूं, ये हो जाएगा चार्ज है x, चार्ज कितना है x, यानी Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला लगाओ 2 माइनस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इसी पॉइंट पर बच्चों देखो दूसरा प्लेट ये है, पहला प्लेट ये वाला है, पहला प्लेट ये वाला है और दूसरा प्लेट ये वाला है, मैंने इस प्लेट के अंदर पॉइंट ए माना है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट ए जो है, इस चार्ज के लिए भी ये ए पॉइंट पे जो फील्ड होगा, इस चार्ज के लिए ए पॉइंट पे ये इधर की तरफ होगा। देख लो ध्यान से, इसके सामने वाले सरफेस पे चार्ज कितना माना है मैंने, y माना है, इस चार्ज के कारण जो इस पॉइंट पे फील्ड होगा ये इधर की तरफ ही होगा, और इस चार्ज के कारण भी जो फील्ड होगा ये इधर की तरफ ही होगा, क्योंकि दोनों एरिया में इस सरफेस पे दोनों पे पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव है, तो ए पॉइंट पे जो फील्ड होगा इसके कारण ये भी बाहर की तरफ होगा, इसके कारण भी जो इधर फील्ड होगा ये बाहर की तरफ होगा, यानी ये दोनों फील्ड नेगेटिव होगा बच्चों, यानी y चार्ज के कारण और Q2 माइनस y चार्ज के कारण फील्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे मैं प्लस करूं, प्लस नहीं माइनस मैं पहले से कर देता हूं, यहां पे तो मैं माइनस लगा दिया हूं, तो इसको भी बच्चों प्लस माइनस माइनस कर ही दो, प्लस माइनस माइनस कर ही देता हूं यहाँ, ये माइनस ये माइनस, y चार्ज के कारण फील्ड कितना होगा, तो फील्ड बराबर होता है Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी चार्ज है y बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और Q2 माइनस y के कारण भी फील्ड इधर ही होगा, तो माइनस Q2 माइनस y बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये नेट फील्ड मिला के बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं जरा इसको सॉल्व करूं, 2a एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन लेके उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये बचेगा Q1 माइनस x माइनस y माइनस Q2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। दैट इज Q1 माइनस 2x, और y तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस Q2 बराबर 0 मिलेगा। तो यहां से बच्चों x का वैल्यू आपको मिल जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 के बराबर। क्लियर है? उसी तरह आप फील्ड B पे भी निकाल सकते हैं, B पे भी ये फील्ड निकाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, ओहो तू हट जा रे, इधर हट जा रे छोरा, इधर आ जा इधर, तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, छोटा हो जाए, मोटा भाई छोटा हो जाए। ठीक है, उसी तरह हम लोग पॉइंट बी पे जब फील्ड निकालेंगे, पॉइंट बी पे ध्यान से देखना बच्चों, पॉइंट बी पे कैसे फील्ड निकलेगा। पॉइंट बी है दूसरे कंडक्टर के अंदर में, पॉइंट बी कहां है, दूसरे कंडक्टर के अंदर में, दूसरे कंडक्टर के अंदर में है, यानी कि ये जो दूसरा कंडक्टर है इसके अंदर में पॉइंट है बी। अब इधर वाले चार्ज के कारण अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड उधर होगा, और इधर वाले चार्ज के कारण अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड इधर की तरफ होगा। ठीक है, यानी y चार्ज के कारण फील्ड होगा इधर, यहाँ पे इधर की तरफ, ये होगा y चार्ज के कारण, और Q2 माइनस y चार्ज के कारण, ओहो उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, ध्यान से देखना, ध्यान से, थोड़े से भी ध्यान गया इधर। अब ये प्लेट है बच्चों, इसके अंदर है पॉइंट बी, और इस चार्ज के कारण फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर कोई पॉइंट रहता तो इस साइड होता, और इसके अंदर पॉइंट है तो इस चार्ज के उस साइड है, तो उधर की तरफ फील्ड होगा, और इस चार्ज के लिए इधर की तरफ फील्ड होगा। मतलब इधर की तरफ जो फील्ड होगा ये फील्ड होगा Q2 माइनस y के कारण, और इधर की तरफ जो फील्ड होगा ये होगा y के कारण। और देखो ये x और Q1 माइनस x के कारण जो फील्ड होगा पॉइंट बी पे, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, इसके कारण और इसके कारण जो फील्ड होगा दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो इधर Q2 माइनस y के कारण जो फील्ड होगा तो ये हो जाएगा Q2 माइनस y बाय कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट। y के कारण इधर की तरफ फील्ड होगा, y के कारण सॉरी इधर की तरफ फील्ड होगा, ये फील्ड हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, ये फील्ड हो जाएगा नेगेटिव। एक मिनट मैं माइनस पहले लगा देता हूं, माइनस Q माइनस y बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये फील्ड किधर की तरफ है, इस साइड वाले डायरेक्शन को क्या माने, नेगेटिव।
y चार्ज के कारण फील्ड इधर होगा, तो प्लस y बाई 2a एप्सिलॉन नॉट होगा। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट का। अच्छा, इसी पॉइंट पे बच्चों इस इधर वाले चार्ज, इस प्लेट का पर जो चार्ज है वो इधर कितना है, x है, इधर कितना है, x है, पीछे कितना है, पीछे q1 माइनस x, दोनों के कारण उधर ही होगा फील्ड। तो ये हो जाएगा x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इधर वाले चार्ज के कारण फील्ड, और पीछे वाले चार्ज के कारण जो फील्ड होगा ये हो जाएगा q माइनस x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और ये फील्ड भी कितने के बराबर होना चाहिए, 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस q2 है ये बच्चों, ये क्या है q2, q2 माइनस y के कारण निकला था। q2 और माइनस माइनस प्लस y, ये हो जाएगा प्लस y प्लस x प्लस ये हो जाएगा q1 माइनस x बच्चों, यहाँ q1 माइनस x है, ये चार्ज कितना है इसके इधर q1 माइनस x, तो ये हो जाएगा q1 माइनस x बराबर 0, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच रहा है 2y माइनस q2 प्लस q1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से यदि बच्चों मैं y निकालूं तो ये हो जाएगा, ओहो ये q1 में कितनी बार लिखूं, ये प्लस है q1 बच्चों, तो q1 ये हो जाएगा बच्चों, इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस q1 माइनस q2 बाय 2 के बराबर। चलो ये डेरिवेशन तो मैंने कर दिया, अगर आप ये डेरिवेशन नहीं भी करोगे बच्चों तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्या याद रखना है, ध्यान देना है, क्या याद रखना है, इस प्लेट के लिए x का जो वैल्यू आया है, इधर वाले सरफेस पे जो चार्ज आया है वो आया है q1 माइनस q2 बाई 2, और इस प्लेट के इधर वाले सरफेस पे जो चार्ज आया, यानी आमने सामने जो चार्ज आया है इस पे y है, ये y का वैल्यू आया माइनस q1 माइनस q2 बाई 2, यानी इस सरफेस पे चार्ज होगा q1 प्लस q2 बाई 2, और इधर वाले सरफेस पे चार्ज होगा, इसी में माइनस लगा दो, माइनस q1 माइनस q2 बाई 2 के बराबर। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, तो याद करो x का वैल्यू कितना आया, q1 प्लस q2 बाई 2, और y का वैल्यू कितना है बच्चों, इसी में माइनस लगा दो, माइनस q1 माइनस q2 बाई 2 आया बच्चों, q1 माइनस q2 बाई 2, और दूसरे पे आया है माइनस q1 माइनस q2 बाई 2 के बराबर, ठीक है। अब ये याद कैसे रखना है बच्चों, ये ध्यान दो, और साथ साथ ये भी निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकाल लेते हैं, इधर जो चार्ज होगा वो होगा q1 माइनस x, तो q1 में से x को हटा दो, तो q1 माइनस x भी निकाल ही लो, कितना आएगा, q1 माइनस x आएगा q1 माइनस, इसको घटाओ, q1 माइनस q2 बाई 2 के बराबर आ जाएगा, 2q में से q1 जाएगा तो यहां बचेगा बच्चों q1 प्लस q2 बाई 2। उसी तरह आप q2 माइनस y भी निकाल लो, q2 माइनस y किस पे चार्ज है, इधर वाले सरफेस पे, दूसरे प्लेट के इधर वाले सरफेस पे, तो q2 माइनस y करोगे तो q2 माइनस y का वैल्यू कितना है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस q1 माइनस q2 बाई 2, और ये भी वैल्यू बच्चों आएगा आपको q1 प्लस q2 बाई 2, यानी दोनों प्लेट के इस साइड वाले और इस साइड वाले भाग पे चार्ज आया है q1 प्लस q2 बाई 2 के बराबर, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, ध्यान में कैसे रखना है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना है, रिमाइंड कैसे करना है, नोट पॉइंट अब लिख देना है मुझे, कैसे, ये देखो, मान लो ये प्लेट है और एक प्लेट ये है, ठीक है, इस पे मैंने चार्ज दिया प्लस q1, इस पे मैंने चार्ज दिया प्लस q2, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों प्लेट के आमने सामने वाले भाग पे, इस पे x माने थे हम लोग, इस पे क्या माने थे, y माने थे, आमने सामने वाले भाग पे, आमने सामने, इस पे x, इस पे y, तो इस पर जो चार्ज आएगा बच्चों इधर, ये q1 माइनस q2 बाई 2 के बराबर आएगा, q1 माइनस q2 बाई 2 के बराबर, और इस पे जो चार्ज आएगा इधर की तरफ, इसी में निगेटिव लगा दो, इसी में निगेटिव, q1 माइनस q2 बाई 2 के बराबर, ठीक है। इधर जो चार्ज आएगा सरफेस पे, इधर वाले सरफेस पे चार्ज आएगा, ये आएगा q1 प्लस q2 बाई 2, और इसके इधर वाले सरफेस पे चार्ज आएगा q1 प्लस q2 बाई 2 के बराबर, याद रहेगा, इस सरफेस पे q1 माइनस q2 बाई 2, इस सरफेस पे इसी का नेगेटिव, यानी माइनस q1 माइनस q2 बाई 2, इस सरफेस के इस साइड वाले भाग पे चार्ज आ जाएगा इधर पे q1 प्लस q2 बाई 2, और इस सरफेस के इधर वाले भाग पे चार्ज आ जाएगा q1 प्लस q2 बाई 2। ये टर्म आपको याद रखना है, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों, इससे क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन है, मान लो इस पे चार्ज दे दिया 5 माइक्रोकूलम का, और दूसरे प्लेट पे चार्ज दे दिया 3 माइक्रोकूलम का, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इस पे चार्ज कितना होगा और इस पे चार्ज कितना होगा,
Q1 Q2 क्या होगा? अच्छा एक चीज, मान लो ये Q1 है, इस प्लेट के इधर वाले फेस पे चार्ज है Q1, इस पे है Q2, इधर वाले फेस पे मान लेते हैं चार्ज Q3 है और पीछे वाले फेस पे मान लेते हैं Q4। आपको पूछ दिया Q1 Q2 Q3 और Q4, इस सारे का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो आइए इस पे पहले चार्ज निकालो Q1, यानी इस प्लेट के सामने वाले भाग पे पहले आमने सामने में चार्ज निकालेंगे। ये फॉर्मूला क्या है देखो, Q1 माइनस Q2 बाई 2, Q1 माइनस Q2 बाई 2 हो जाएगा। Q1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 5 माइनस Q2 का वैल्यू कितना है? 3 बाई 2, दैट इज ये हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम Q1 की वैल्यू। और मैंने क्या बताया आपको, यदि ये 1 माइक्रो कूलम होगा तो इस पे जो चार्ज आएगा बच्चों, इस पे इधर वाले सामने वाले फेस पे जो चार्ज आएगा वो इसी का नेगेटिव है। Q3 का वैल्यू हो जाएगा -1 माइक्रो कूलम। तो Q3 का वैल्यू Q1 का नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -1 माइक्रो कूलम के बराबर हो जाएगा। तो अब हो गया ना ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जितना इस पे पॉजिटिव उतना इस पे नेगेटिव। अच्छा Q2 कितना निकलेगा? Q2 यानी बाहर वाले सरफेस पे चार्ज दोनों पे सेम होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 के बराबर। दैट इज Q1 का वैल्यू है 5, Q2 का वैल्यू है 3 बाई 2 के बराबर, दैट इज 4 माइक्रो कूलम के बराबर होगा। तो Q2 जितना होगा, इधर वाले सरफेस पे जितना चार्ज आएगा, इधर वाले सरफेस पे उतना ही चार्ज आएगा, जो कि Q4 है। Q4 का वैल्यू भी कितना आएगा? 4 माइक्रो कूलम के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला जब भी लगाना बच्चों, ये Q1 Q2 का प्रॉपर साइन ले रहा है। अगर मान लीजिए आपको Q2 का वैल्यू -3 माइक्रो कूलम दिया रहता, तो यहां पे चार्ज में Q2 के बदले माइनस डालते, -3 माइक्रो कूलम, जिसके कारण ये क्या हो जाता? प्लस हो जाता। क्लियर है चीज? यानी यहां पे जो आपको Q1 Q2 का वैल्यू रखना है, पुट द वैल्यू ऑफ या वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 विद देयर प्रॉपर साइन, विद देयर प्रॉपर साइन। इसका जो चिन्ह होगा प्लस या माइनस, उसके साथ आपको रखना है इसमें वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कैपेसिटर से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक के बारे में भी पढ़ना है बच्चों। अभी कैपेसिटर का टॉपिक लंबा चलेगा थोड़ा सा, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।